पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड सेक्ट वालों ने चू फेंग का पूरा एंसेस्ट्रल टॉम डिस्ट्रॉय कर दिया था और जितने भी एंसेस्टर की स्पिरिट्स वगैरह होती है ना वो उनको लेकर जा चुके थे। तो जैसे चू फेंग को उसके बारे में पता चलता है वो तुरंत ही निकल जाता है स्वॉर्ड सेक्ट को उनकी औकात दिखाने के लिए, जहाँ इस सफर में त्यानी नाम का एक बंदा भी इसके साथ शामिल हो चुका था जो कि चू फेंग का जो किंगलोंग सेक्ट है उसकी बहुत ज्यादा सराहना करता है। तो इसी वजह से वो यहाँ पर चू फेंग का साथ देने के लिए तैयार हो चुका था। जिलिंग तो ऑलरेडी चू फेंग के साथ थी। तो ये तीनों पहुंच जाते हैं स्वॉर्ड सेट के अंदर और वहां पर जाने के बाद इन लोगों ने तहलका मचाना शुरू कर दिया था। जितने भी स्वॉर्ड सेट के बंदे थे वो उनकी वाट लगा देते हैं और उसके बाद वो जो एंसेस्टर था वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला। तो अब यहाँ पर ये तीनों और एंसेस्टर इनके बीच का बैटल शुरू हो चुका था। एंसेस्टर किसी भी तरह से इन तीनों को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंस को देखते हैं, वो अपनी कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। तब वहाँ पर एक सिपाही आता है और यहाँ पर आने के बाद वो सारी बात बताता है कि स्वॉर्ड सेक्ट वालों ने चू फेंग के एंसेस्टर टॉम को डिस्ट्रॉय किया। तो इस वजह से चू फेंग ना अब स्वॉर्ड सेक्ट वालों से बदला लेने के लिए चाह चुका है। जबकि स्वॉर्ड सेक्ट वालों का यही प्लान था कि चू फेंग को एक बार अपने सेक्ट के अंदर बुला लेंगे ना तो उसके बाद वो उसकी जान लेंगे, जिस प्लान में काफी हद तक कि चू फेंग फंस चुका है। तो ये सुनते साथ ही प्रिंस जो होता है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका था। वो कहता है कि चू फेंग डेंजर में है, मुझे उसको बचाने के लिए जाना होगा। उसका फादर उससे कहता है कि देखो प्रिंस, तुम सोचो कि तुम एक प्रिंस हो, अगर तुम यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट से अटैक करने के लिए जाओगे ना तो फिर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और स्वॉर्ड सेक्ट वाले हमारे डायनेस्टी से फिर बिना मतलब के ही फाइट करना शुरू कर देंगे। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर चू फेंग प्रिंस का बहुत अच्छा दोस्त था, इस वजह से प्रिंस कहता है कि चू फेंग को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अगर आपको मुझे पनिशमेंट देनी है ना तो एक बार मैं वहां से आ जाऊं, उसके बाद आप मुझे पनिशमेंट दे देना मेरी गलती के लिए, लेकिन अभी तो मुझे चू फेंग को बचाने के लिए किसी भी हालत में जाना है। तो वो वहां से निकल चुका था। तो इसके बाद हम उस एंसेस्टर को देखते हैं जिसने ना अपने पूरे के पूरे स्वॉर्ड सेट के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा दिया था ताकि चू फेंग और कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर ना जा सके। तो इसके बाद वो यहाँ पर एंसेस्टर अपने सारे साथियों को भेज देता है ताकि चू फेंग और उसके दोस्तों को मारा जा सके। लेकिन चू फेंग कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू इन बचकानों के जरिए मुझे और मेरे दोस्तों को मार लेगा? कभी भी नहीं। देखते हैं कि तू क्या कर सकता है। यहाँ पर एक बार फिर से बहुत ही भयंकर बैटल शुरू हो चुका था। चू फेंग और उसके दोस्त जितने भी सिपाहियों को मारते ना, एंसेस्टर एक बार फिर से उनको जिंदा कर देता, जिस वजह से जितने को मारा जाए वो उतने ही ज्यादा वापस से जिंदा होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर चू फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिलिंग भी यहाँ पर अपना वही बेल बाहर निकाल लेती है और उसके अंदर से उसने वो छोटू ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया था जो कि अपने फुल पोटेंशियल पे आता है और उसके बाद वो अटैक करने के लिए तैयार था। अब ड्रैगन या पाइथन जैसा कुछ तो ये लग रहा था, तो वो उसके जरिए अटैक करी थी। चू फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए अटैक कर रहा था और ध्यान ये अपने हिसाब से ही आइस ऑफ फायर की पावर को यूज करते हुए सभी की वाट लगाया जा रहा था। तो इस चीज को देखकर एंसेस्टर समझ जाता है कि इतनी आसानी से इनको नहीं खत्म किया जा सकता है, इनको खत्म करना है तो बढ़िया प्लान बनाना पड़ेगा। तो वो किसी खास तरह की स्टार की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे उसने स्टार की पावर को एक्टिवेट किया ना वो सीधा अटैक देकर मार देता है जिलिंग के ऊपर। जिलिंग भी देखकर हैरान थी कि ये कैसा अटैक है, क्योंकि इस अटैक को रोकना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर ये देखते साथ ही चू फेंग और त्यानी जो होता है ना वो जिलिंग को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और इसके बाद वो जा चुके थे एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। एंसेस्टर उसे कहना शुरू करते हैं कि जो स्टार की पावर है ना ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। आज तक के जितने भी हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर बने सभी के पास ये पावर थी और इसके जरिए हमने कई सारे बैटल को जीता है। तो तुम समझ लो कि तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे। जब हम पूरा बैटल जीत सकते हैं तो तुम 3 बचकानों को मारने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर वो तीनों कहाँ रुकने वाले थे, वो फिर भी अपनी पावर का यूज करते हुए एंसेस्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एंसेस्टर को खूब मारा जाता है, सबसे ज्यादा तो चू फेंग उसको मारता है। जब उसको मौका मिलता है वो कई सारे अटैक उसको देकर मारता और उसके बहुत सारे अटैक जाकर एंसेस्टर को लगते भी हैं। तो ये देखकर एंसेस्टर हैरान रह चुका था कि मेरी स्टार पावर का भी इस चू फेंग के ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा। चू फेंग अपनी कुल्हाड़ी बाहर निकालता है और उसके जरिए खूब मारता है उस एंसेस्टर को। उसने अपनी व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को भी समन कर लिया था। उसके तीनों दोस्त तीनों तरह से उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से एंसेस्टर की हालत खराब हो जाती है और एंसेस्टर बिल्कुल पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर एंसेस्टर मारा जाएगा, लेकिन जैसे वो मरने वाला था ना वो किसी खास तरह की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और पावर को एक्टिवेट करने के बाद जमीन फाड़ कर कोई अजीब सी चीज बाहर निकल कर आ रही थी और ये होती है असल में उस एंसेस्टर की ना स्पिरिट। एंसेस्टर ने अपनी स्पिरिट को समन कर था जो कि इतनी ज्यादा जायंट और इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसका हिसाब भी नहीं था। वो एंसेस्टर की स्पिरिट सच में बहुत ज्यादा कमाल की होती है और जो यहाँ पर स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट लगा हुआ था इसी स्वॉर्ड सेट के अंदर, जो कि ऐसा लग रहा था कि पत्थर की स्वॉर्ड है, वो असल में पत्थर की स्वॉर्ड नहीं थी बल्कि उसी स्पिरिट की स्वॉर्ड थी जो उसको घसीट कर जमीन के अंदर से बाहर निकालता है और उसके जरिए वो चू फेंग उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करने लग गया था। इस स्पिरिट का जो ऑरा था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि चू फेंग उसके दोस्त वहां पर हिल नहीं पाते। वो लोग हैरान रह चुके थे कि सच में ये स्पिरिट की पावर तो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाले थोड़ी ना थे। वो भी अपनी पावर का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक की पावर को यूज करने के बाद वो तीनों पूरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। तीनों की हालत खराब हो जाती है। अब लग रहा था कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया ना तो शायद ये तीनों मर जाएंगे और यहाँ पर एंसेस्टर की जीत हो गई। एंसेस्टर पूरे स्टाइल से यहाँ पर खड़ा था और तीनों के तीनों जो थे वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे।
सिस्टर कहने लग जाता है कि जाओ तीनों को खत्म करके रख दो, बहुत हो गया इन लोगों का। लोग समझते कि हमारे स्वॉर्ड सेट को खत्म करना इतनी आसान बात है, दिखाओ इनको कि इनकी क्या औकात है। और तभी वहां पर चू फेंग के अंदर से एक भयंकर ऑरा बाहर निकल कर आता है, उसके अंदर से पूरी लाइटनिंग की पावर बाहर आ रही थी। और हम यहाँ पर चू फेंग का धीरे धीरे करते हुए एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पाते हैं, जहाँ उसके अंदर से उसकी जो दोनों ड्रैगन स्पिरिट है ना वो आपस में मर्ज हो रही थी, यानी कि येलो वाले ड्रैगन और ब्लू वाला ड्रैगन। तो दोनों जो ड्रैगन है वो थंडर की पावर से बने हुए, तो जब दोनों ड्रैगन आपस में मर्ज हो रहे थे ना, तो यहाँ पर थंडर डिवाइन लाइटनिंग क्रिएट हो रही थी, जिसमें से एक लाइटनिंग होती है ब्लू कलर की और एक लाइटनिंग होती है येलो कलर की। जब दोनों लाइटनिंग आपस में मर्ज होती है ना, तो यहाँ पर चू फेंग का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। वो इतना कमाल का और क्या बैडएस लग रहा था जिसका हिसाब नहीं था। ये नजारा देखते साथ ही यहाँ पर सारे के सारे लोग हैरान हो चुके थे, यहाँ तक कि वो एंसेस्टर भी हैरान था कि ये क्या किया इसने तो खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये पावर इसके पास कैसे आई, क्या किया आखिर इसने यहाँ पर। तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक बार फिर से चू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए चाहता है, लेकिन चू फेंग यहाँ पर हालांकि उसके सामने एक चूंटी जैसा दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी पावर थी ना कि यहाँ पर वो एंसेस्टर के सभी अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। एंसेस्टर कहता है कि 10 साल से मैं यहाँ का एंसेस्टर हूँ, आज तक कि किसी ने भी मुझ पर एक अटैक करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन तूने यहाँ पर मुझ पर अटैक किया और मेरे सारे अटैक को डिस्ट्रॉय भी किया। आखिर तू है कौन, तू आया कहाँ से, तेरे पास ये पावर आई कैसे। तो चू फेंग कहता है कि हाँ मैं पहला हूँ जिसने तुझ पर अटैक किया और मैं ही लास्ट हूँ जिसने तुझ पर अटैक किया होगा, क्योंकि मेरे बाद तू जिंदा ही नहीं बचने वाला है, तो दूसरा अटैक कैसे करेगा। तो इसके बाद चू फेंग वापस से अपनी डिवाइन लाइटनिंग की पावर को यूज करते हुए एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। एंसेस्टर अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है, जितने उसके पास अटैक हो सकते थे वो सारे अटैक को यूज करते हुए चू फेंग को मारना चाह रहा था, लेकिन चू फेंग अभी भी यहाँ पर उसके अटैक से बच रहा होता है, उसके साथ मुकाबला कर रहा था। उसकी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा बड़ी थी एंसेस्टर की कि चू फेंग उस स्वॉर्ड के सामने कभी टिक पाता तो कभी नहीं भी टिक पाता, क्योंकि अगर देखा जाए साइज के कंपैरिजन में तो चू फेंग इतना बड़ा था कि उसके जैसे अगर 100 आ जाएंगे ना तो भी उस स्वॉर्ड के सामने छोटे ही दिखेंगे। तो इस वजह से एक भी अटैक लग जाता ना चू फेंग को तो उसकी हालत खराब होने लग जाती। तो जैसे यहाँ पर एक अटैक चू फेंग को लगने वाला था जिसके बारे में चू फेंग ने देखा भी नहीं था, तो वो अटैक लगने से पहले जिलिंग बीच में आ जाती ताकि चू फेंग को बचा सके। इससे होता ये कि पूरा का पूरा अटैक जाकर जिलिंग को लग जाता है। अब चू फेंग ने डिवाइन लाइटनिंग को यूज किया था तो अटैक उसको लगता तो उतना असर नहीं होता, लेकिन जब जिलिंग ने यहाँ पर देखा चू फेंग को तकलीफ में तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसको बचाने के लिए पहुंच गई। और जब उसको एक अटैक लगा ना ये एंसेस्टर का, वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाती है, मानो कि अब उसकी जान निकलने वाली हो। चू फेंग ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वो जिलिंग को अपने सामने इतना भयंकर तरीके से जब इंजर्ड देखता है ना, उसको यकीन ही नहीं होता कि नहीं जिलिंग ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, क्या हो गया तुम्हें। वो जिलिंग को होश में लाने की कोशिश करता है और उसको ठीक करना चाह रहा था। उसको जिलिंग के साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद आने लगते हैं। जब पहली बार वो जिलिंग को देखा था और उससे मिला था, वो जिलिंग को खोना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो उसको पसंद करने लगा था, इसलिए उसको जिलिंग किसी भी हालत में चाहिए थी। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो जिलिंग को बचा कर ही रहेगा। लेकिन इस चीज को होते के बहुत कम चांसेस नजर आ रहे थे क्योंकि जिलिंग की तरफ हल्की फुल्की भी जान नहीं बची हुई थी। चू फेंग को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि उसकी जो लाइटनिंग पावर थी वो फट रही थी, इतनी फट रही थी कि मानो वो उसके शरीर को भी फाड़ डालेगी। चू फेंग अपनी पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता, वो पागल हो गया था बिल्कुल पूरी तरह से। क्वीन चू फेंग से कहती कि चू फेंग पागल हो गया हो क्या, अपने आप को संभालो, मर जाओगे खुद की पावर से, तो ये क्या कर रहे हो, होश में आओ। लेकिन चू फेंग अब होश में आने वाला नहीं था, वो बिल्कुल बौखला चुका था। उसको किसी भी तरह से एंसेस्टर की जान चाहिए थी कि आखिर उसने हिम्मत कैसे की जिलिंग की जान लेने की। चू फेंग इतना पागल हो गया था ना कि जो उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है जहाँ पर क्वीन रहती है वो भी पूरा तहस नहस होने लग गया था। वो अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहा था और चू फेंग की पावर की वजह से ना यहाँ पर पूरा आसमान जो होता है मानो वो फटने लग गया, आसमान के अंदर क्रैक्स पड़ने लग गए थे। लोग देखकर हैरान कि ये कैसा स्ट्रेंज फिनोमेना क्रिएट हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो ऑरा क्रिएट हो रहा है, जो आसमान फट रहा है, वो चू फेंग के गुस्से की वजह से हो रहा है। चू फेंग जिलिंग को आसमान में ले जाता है और वहां ले जाने के बाद वो एकदम गुस्से में खड़ा था अपनी डिवाइन लाइटनिंग को एक्टिवेट करते हुए। और उसकी डिवाइन लाइटनिंग जहाँ पहले 2 कलर की दिख रही थी ना, अब टोटल 9 कलर की डिवाइन लाइटनिंग हो चुकी थी, जिसे एक्टिवेट करके वो एंसेस्टर की बचाने को तैयार था। एंसेस्टर यहाँ पर देखकर हैरान तो रहता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम 9 लाइटनिंग को भी क्यों ना एक्टिवेट कर लो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तू अभी भी हाइट में मेरे सामने एक छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है, तो चूंटी को मारने के लिए मुझे कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वहां पर और भी खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करता है और अपने स्वॉर्ड सेट की एक बहुत ही मिस्टीरियस टेक्निक को यूज कर रहा था, जिससे होता क्या है कि जितने भी बंदे स्वॉर्ड सेट के बचे हुए थे ना, वो सब यहाँ पर जलने लग गए थे, पूरा इलाका तहस नहस होने लग जाता है और स्वॉर्ड की पावर के अंदर वो मर्ज हो रहा था ताकि स्वॉर्ड का जो अटैक है ना वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। तो वो स्वॉर्ड का अटैक बहुत भयंकर बनाने के बाद सीधा चू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चू फेंग अटैक लगने से पहले ही अपनी 9 लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने पावर एक्टिवेट किया, लिटरली में वो पावर यहाँ पर पूरी तरह से एंसेस्टर की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देती है। 1 सेकंड के अंदर एंसेस्टर की स्पिरिट का नामो निशान खत्म हो गया था। बड़ा उछल रहा था एंसेस्टर, लेकिन एक बार के अंदर चू फेंग ने उसको पूरी तरह से मिटा कर रख दिया। चू फेंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि
एक दिन मैं यहाँ पर इस चीज का कारण बनूंगा कि मेरी वजह से हेवन कोलैप्स होगा, अर्थ कोलैप्स होगा, पूरी दुनिया कोलैप्स होकर खत्म हो जाएगी, सब कुछ को बर्बाद करने का कारण मैं बनने वाला हूँ। और ये वही सीन था जिसको हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था, जब चू फेंग इस चीज का सपना देख रहा था कि उसके सपने में कोई आया था जिस तरह की बातें कह रहा था कि वो हेवन वगैरह सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। और आज यहाँ पर चू फेंग ने अपने मुंह से ये बात कही, मतलब कि उस टाइम चू फेंग अपना ही फ्यूचर देख पा रहा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि दुनिया का कोई भी ताकत उसके सामने नहीं टिक पाएगी। चू फेंग यहाँ पर हेवन को ललकारते हुए कहता है कि अगर हेवन तूने यहाँ पर मेरी ज़ेलिंग को मुझे वापस नहीं किया ना, तो सच बता रहा हूँ एक ना एक दिन नहीं, आज ही का वो दिन होगा जब मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जितने भी आसमान के अंदर चांद तारे सूरज जितने भी होंगे ना, सबको अपने सामने आज ही मैं झुका दूंगा। अगर तू ये इन्होंने नहीं देना चाहता तो तुझे ज़ेलिंग को वापस करना होगा। चू फेंग यहाँ पर सच में पागल हो गया था। उसकी जो पावर थी ना, उसने पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सब छोड़ छाड़ के सब भाग जाते हैं। चू फेंग की दोनों ड्रैगन स्पिरिट भी यहाँ पर आकर तबाही मचा रही थी, सब कुछ तोड़ फोड़ करने लग गया। तो चू फेंग आज लग रहा था कि वो सच में पूरी दुनिया को कोलैप्स कर देगा, सब कुछ को वो खत्म कर देगा अगर ज़ेलिंग जिंदा नहीं हुई तो, क्योंकि ज़ेलिंग मर चुकी थी। और ये चीज चू फेंग से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि ज़ेलिंग उसको छोड़कर कैसे जा सकती है। तब वहां पर वो प्रिंस आता है और चू फेंग से कहना चाहता है कि चू फेंग क्या हो गया, तुम्हें शांत हो जाओ, तुम अपने आप को शांत करो वरना बहुत बड़ी गड़बड़ कर दोगे तुम। लेकिन चू फेंग यहाँ पर किसी की बात नहीं मानता, किसी की बात वो सुनता ही नहीं। उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, उसको बस यहाँ पर ज़ेलिंग चाहिए थी और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। दूर दूर के सेक्ट वाले, दूर दूर के इलाके वाले जब ये नजारा देखते ना, तभी भी वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आज हो क्या रहा है यहाँ पर, आज का मौसम इतना ज्यादा भयंकर क्यों है। ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये तूफान किस वजह से रहा है। दूर दूर तक के जो इलाका था ना, वहाँ पर भी हर तरफ तबाही मचने लग गई थी। हर एक इंसान यहाँ पर डर में था कि हो क्या रहा है यहाँ पर। हम उस पागल आदमी को भी देख पाते हैं जिसने चू फेंग को बचपन में ही उसके जो सौतेले पिता है उसके हवाले किया था। वो भी यहाँ पर देखकर हैरान था कि क्या हो रहा है, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। वहीं पर हम वहाँ उस चुड़ैल को देख पाते हैं जिसके लिए वो यान त्यान काम करता है। वो जो चुड़ैल होती है ना, वो एक बंदे को पकड़ती है और उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है। अपने कंट्रोल में लेने के बाद वो जो पागल आदमी है ना, उसके पास ले जाती है और उसके माथे पे जो फ्लेम का सिंबल बना हुआ है जबरदस्त उसको टच करवा देती है। और जैसे ये होता है ना, वो बंदा पूरी तरह से जल कर वहीं पर खत्म हो जाता है। उस चुड़ैल को पता था कि ये जो पागल आदमी है, ये दिखता तो पागल आदमी है, लेकिन इसका पास्ट या इसका कुछ तो बहुत बड़ा सीक्रेट है इसके अंदर। और इसी को तो वो ढूंढना चाह रही थी, क्योंकि इसको ही सबसे पहले चू फेंग मिला था ना, तो कुछ ना कुछ तो खास बात होगी इसके अंदर। यही वजह से वो चुड़ैल यहाँ पर आई थी। और जब हम यहाँ पर उस चुड़ैल की शक्ल देखते हैं ना, हमें पता चलता है कि ये तो वो चुड़ैल नहीं है, बल्कि वो उसकी राइट हैंड है। वो तुरंत ही जाती है अपने उसी मास्टर के पास जो अपना आराम से सिंहासन पे बैठी हुई थी और उससे कहना चाहती कि मास्टर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वो बात सच थी, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ पर उस पागल आदमी को टच कर सके। टच करते साथ ही वो जलकर मर जाता है। उस चुड़ैल का बेटा कहता है कि माँ, आपको नहीं लगता कि वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अचानक में पागल कैसे हो गया, उसका पास्ट था क्या, आपको पता है क्या? तो यहाँ पर वो चुड़ैल कहना चाहती है कि देखो पास्ट से मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा उसकी जिंदगी में जिसने उसको इतना खतरनाक बना दिया। अब हालांकि वो पागल है, लेकिन हम उसका बहुत अच्छी तरह से यूज निकाल सकते हैं, बिल्कुल एक वेपन की तरह वो हमारे काम आएगा। उसका बेटा अपनी माँ से कहना चाहती है कि माँ, एक और खबर है, मैंने देखा है ना कि कल रात को स्वॉर्ड सेट के अंदर ना अचानक में 9 कलर की लाइटनिंग पावर एक्टिवेट हुई थी। अब कोई नहीं जानता कि वो 9 कलर की लाइटनिंग पावर कैसे एक्टिवेट हुई, इसके पीछे का कारण था कौन, किसकी वजह से वो पावर एक्टिवेट हुई। लेकिन ये एक्टिवेट हुई ना, ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत है कि कोई तो कोई ऐसा है हमारे इलाके में जो 9 कलर लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये देखकर वो चुड़ैल भी हैरान हो जाती है कि जाओ और पता लगाओ कि आखिर किसके अंदर से ये पावर बाहर निकल कर आ रही थी। मुझे इस इंसान की हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इनको नहीं पता कि वो इंसान तो अपना चू फेंग ही था। तो चुड़ैल का बेटा कहना चाहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमें उस इंसान का पता लगाना होगा, क्योंकि जब इंसान ने अपने लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट किया ना, पूरा का पूरा स्वॉर्ड सेट लिटरली में कुछ पल के अंदर दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। उसने पूरे स्वॉर्ड सेट को गायब ही करके रख दिया कुछ ही मिनट के अंदर। तो वो इंसान अगर हमारे सेट के ऊपर हमला करेगा तो हमें भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो पहले से ही जो मुसीबत आ सकती है ना, उसकी जड़ को खत्म करना पड़ेगा। तो वो चुड़ैल कहना चाहती है कि ठीक है, तुम बस अपने प्लान पे ध्यान दो। वो जो पागल आदमी है ना, मुझे लगता है कि वो हमारा इस चीज में काम आ सकता है, वो लाइटनिंग पावर को रोकने में हमारी हेल्प करेगा। तो उस पर भी ध्यान देना, उस बंदे का पता लगाओ कि कहाँ से लाइटनिंग पावर बाहर निकली थी। तो उसका बेटा कहता है कि ठीक है माँ, मैं सारी चीज की इन्फॉर्मेशन लाकर तुरंत ही आपको देता हूँ, आप बस फिक्र मत करना। वो चुड़ैल जो थी वो अपने आप में ही कहने लग जाती कि कौन हो सकता है वो इंसान जिसके अंदर से वो लाइटनिंग बाहर निकल कर आई हो। क्या वो प्रिंस था या फिर उसके ही सेट का कोई हो सकता है बंदा, क्योंकि उसके ही पास कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि आसपास के इलाके के अंदर कोई ऐसा बंदा होगा जो 9 लाइटनिंग को एक्टिवेट कर सकता है। ये एक्टिवेट करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, जो कि आज तक के कभी भी किसी ने पिछले शायद 100 सालों में भी एक्टिवेट ना किया हो। तो ऐसा कोई मिस्टीरियस बंदा आएगा और 9 कलर लाइटनिंग को एक्टिवेट कर लेगा, ये तो बात हजम हो नहीं रही। पर जो भी हो, मुझे उस इंसान ने ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। मैं तो उससे बेसब्री से मिलना चाहती हूँ कि कौन वो इंसान इतना अजूबेकार हो सकता है जिसने पूरे इलाके में अपना ऑरा जमा लिया है। दूसरी तरफ हम चू फेंग को देखते हैं, वो अभी भी यहाँ पर बिल्कुल बेहोश था। उसको बड़ी मुश्किल से होश आया था। होश
होश भी क्या कह ले, उसको होश आया ही नहीं था। वो अभी भी नींद में अजीब अजीब सपने देख पा रहा था। उसको वही सब चीज नजर आ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, उसने किस तरह से ज़िलिंग के लिए लड़ाई की, वही सब उसके दिमाग में घूम रहा होता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अभी यहाँ पर बेहोश था, मतलब कि जो उसका गुस्सा पागलों वाला चढ़ा था ना कि वो सब कुछ तहस नहस करके दे देगा, वो यहाँ पर शांत हो गया था। हो सकता है कि प्रिंस और बाकियों ने मिलकर उसको शांत किया होगा। लेकिन अभी ज़िलिंग का क्या हुआ था? क्या ज़िलिंग मर गई थी या चूफेंग वापस उसको जिंदा करने की कोशिश करेगा? ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।